नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे, याद है? नहीं? आइए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पिछले दो वीडियो में हम लोग पढ़े थे इतिहास को जो तीन भाग में कालखंड में बांट दिए हैं लिपि के आधार पर, जिसमें एक था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल तो सिलेबस में हम देख लिए थे कि प्राग ऐतिहासिक काल को तीन भाग में बांट दिए गए हैं। हम लोगों को पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग के बारे में पढ़ना है। इतिहास को जो तीन कालखंड में बांटे हैं वह लिपि के आधार पर बांटे थे, जिसमें लिपि का प्रयोग ही नहीं हुआ हो, जिसमें लिपि खोज ही नहीं हुआ हो, उसको रखे थे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल में। जिस इतिहास में लिपि मिला है, जिस इतिहास के काल में लिपि मिला है और जिसे वर्तमान के मानव समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसको हम लोग रख दिए थे आद्य ऐतिहासिक काल में। और एक ऐतिहासिक काल में जिसमें लिपि मिला है, यानी कि साहित्य होगा, पुरातत्व भी होगा, इसमें की जानकारी प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी हमको पुरातत्व के आधार पर प्राप्त होती है। लेकिन ऐतिहासिक काल की जानकारी यह लिपि भी है, और जिसमें लिपि होगा तो साहित्य, किताब, पुस्तक की भी रचना की गई होगी, और जिसमें पुरातत्व भी प्राप्त हुए होंगे, साहित्य की भी और पुरातत्व की भी प्राप्ति हुई होगी। पुरातत्व और यह दोनों की जानकारी सिर्फ पुरातत्व के आधार पर मिलेगी, और ऐतिहासिक काल की जानकारी सिर्फ ऐतिहासिक काल की जानकारी तीनों के आधार पर प्राप्त होती है। तो हम लोग पहला पढ़ लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में देखे थे। पाषाण काल को तीन भाग में बांट दिया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पुनः तीन भाग में बांट दिए हैं: एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। दूसरा हम ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़े थे कि तांबा का 5000 ईसा पूर्व तांबा का खोज हुआ था, और साथ में पत्थर, दोनों साथ साथ संस्कृति चलने लगी थी, जिसमें हम जोरवे संस्कृति के बारे में पढ़े थे। लौह युग का खोज दक्षिण भारत में हो गया था 1100 ईसा पूर्व। तो इस सब बात हम प्राग ऐतिहासिक में पढ़ ले, यानी कि इतिहास के पहला कालखंड समाप्त हो चुका है। हम दूसरा कालखंड में आ चुके हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, और आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ने जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऐतिहासिक काल में, जो कि प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत के बारे में डिटेल से पढ़ना रहेगा। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ गया सिंधु घाटी, और क्या होती है सभ्यता? देखिए, जब देखे थे हम कि नवपाषाण काल में मानव खेती व्यवस्थित ढंग से करना शुरू कर चुका था। यह सभ्यता जहां मानव रहना शुरू करते हैं अस्थायी रूप से, चूंकि कृषि होने लगता है, तो वहां एक सभ्यता डेवलप हो जाती है। भारत के पश्चिम का क्षेत्र जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का भी हिस्सा है। पाकिस्तान और भारत, वर्तमान के भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में यह सभ्यता विकसित हुई थी। यह किसी भी सभ्यता जो इतिहास में पढ़ते हैं को मिलेगा कि कोई भी सभ्यता का विकास नदी के ही तट पर, नदी के ही किनारे देखने को प्राप्त होता है। जैसा कि हम देखेंगे भारत के क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र पर देखेंगे कि इसका सभ्यता का विकास होता है। कुछ कुछ हम यहाँ गुजरात के लोथल, रंगपुर के इलाके में भी जाएगा। यहाँ कुछ कुछ होते हुए आपका मध्य प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे एक स्थान आपको मिलेगा, आलमगीर, तो यहाँ तक चला जाता है। तो एक तरह से पूरी, अगर हम बीच का बॉर्डर भारत का मिटा दें तो कुछ इस तरह का भारत देखने को मिलता था। यहाँ उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के इलाके से लेकर के दक्षिण भारत में आप चले जाइए, महाराष्ट्र के दाइमाबाद, और यहाँ पश्चिम जो कि बलूचिस्तान के एरिया के भी चला जाता है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में एक आपका जिला पड़ेगा मेरठ। तो यहाँ तक फैला हुआ था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपका यहाँ तक देख रहे हैं कि फैला हुआ है, इतना एरिया तक सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई। यहीं से हम देखते हैं कि तिब्बत के क्षेत्र से जो है आपका एक नदी बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी यहीं पर देखने को मिलती है, सिंधु नदी।
जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं पुरातत्व के खोज होने पर, तो वह सभी स्थल सिंधु नदी के आसपास ही मिले हैं, या फिर कह सकते हैं कि सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास ही मिले हैं, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में पहला बार यहाँ के बारे में बता दिए थे कि भारत के पश्चिम के क्षेत्रों में, जो कि पाकिस्तान इंक्लूडेड है, वहाँ कुछ पुरातत्व मिल सकते हैं। ऐसा संभावना चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में ही कर दिए थे। इसके बाद 1853 ईस्वी में हम जानते हैं कि भारत में ट्रेन बिछाने का कार्य, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ट्रेन चलाने के लिए, इनके बारे में माना जाता है कि भारत में ट्रेन यही चलवाए थे, वायसराय थे। तो यही लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ज्यादा काम तेज पकड़ लिया और भारत के जो यहाँ एक शहर है लाहौर, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है, लाहौर से लेकर कराची तक ट्रेन के पटरी बिछाने का कार्य किया गया, जो कि कराची एक तटीय शहर है, यहाँ से यहाँ पटरी बिछाया गया, जिसमें खुदाई के दौरान पाया गया कि कुछ पुरातत्व या कुछ प्राचीन वस्तु, कुछ पक्की ईंटें प्राप्त हो रही है, और जबकि वहां पर पहले से कोई भी गांव या शहर बसा हुआ नहीं है। यह बात कब की है? 1853 की। पटरी बिछाने के जो ठेकेदार थे वह दो लोगों को दिया गया। एक का नाम था जेम्स बर्टन और एक का नाम था विलियम बर्टन, जिसे बर्टन बंधु भी कह देते हैं। दोनों के टाइटल देखिए, लास्ट में बटन लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको बटन बंधु भी कह देते हैं। बटन बंधु नाम बोलने से ही जेम्स और विलियम दोनों का नाम आ जाता है। तो 1853 ईस्वी में खुदाई के दौरान यह दोनों भाई ने देखा कि कुछ पुरातत्व के आधार पर पक्की ईंट का साक्ष्य मिल रहा है। यह इंफॉर्मेशन दिए चार्ल्स मैसन। यह मैसेज दिए बटन बंधु ने किनको? तो सर जॉन मार्शल को। सर जॉन मार्शल भारत के उस समय पुरातत्व थे। तो देख रहे हैं कि जेम्स बटन और विलियम बटन 1853 ईस्वी में जो बताएं कि यहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ पक्की ईंट का साक्ष्य मिला है, तो इसकी जानकारी लेने के लिए और ज्यादा काफी तेज देखने को मिला इसकी खोज में। और लॉर्ड कनिंघम ने पहली बार ऑफिशियली यहाँ पर खोज जारी कर दिया, खुदाई जारी कर दिया। कनिंघम यहाँ साक्ष्य जुटाने में लग गए। 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक, 1853 से 1826 ईस्वी तक कनिंघम ने काफी ज्यादा विस्तार से खुदाई किया और साक्ष्य जुटाने में लग गए, लेकिन ज्यादा सफलता हासिल नहीं लग पाया, ज्यादा इनको साक्ष्य नहीं मिला। पहली बार जब भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी बने हुए थे सर जॉन मार्शल, उन्होंने ही दो भारतीयों को नियुक्त किया खुदाई करने के लिए। कहां पर? तो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, जैसे हड़प्पा के क्षेत्र, मोहनजोदारो के क्षेत्र, ऐसे खुदाई शुरू हो गया। तो पहले हम समझ लेते हैं इतना कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास के स्थल हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ स्थल सरस्वती नदी के क्षेत्रों में भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में पाए गए हैं। दोनों जगहों से करीब 350 स्थल प्राप्त हुए हैं। 350 स्थल प्राप्त हुए हैं, जो कि बंटवारे के समय भारत में अकेले करीब 200 और 150 स्थल पाकिस्तान के क्षेत्रों में देखने को मिला है। इस सबसे पहले जानकारी दिए थे चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में कि भारत के पश्चिम क्षेत्रों में पुरातत्व मिलने की आसार हैं। 1853 ईस्वी में जब भारत में ट्रेन चलवाया लॉर्ड डलहौजी, तो
ट्रेन के पटरी बिछाने का जिम्मेदारी ठेकेदार बनाया गया जेम्स बटन और विलियम बटन को। इन्होंने ही खुदाई के दौरान पाया कि कुछ पुरातत्व जैसे पुरानी ईंट मिल रहे हैं जो कि पक्की ईंट का साक्ष्य थे, पक्की ईंट मिले थे जो कि पुरातत्व के रूप में जमा करना शुरू किए। और यह जब बताएं कि भारत के क्षेत्र में ऐसा मिल रहा है तो लॉर्ड कनिंघम ने पहली बार भारत आकर के ऑफिशियली इसकी जांच, इसकी खुदाई विस्तार से करना शुरू कर दिया। लेकिन इनको भी ज्यादा सर्वेक्षण करने के बाद इनको भी ज्यादा पुरातत्व नहीं मिले। तो अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ कुछ इतिहासकार जो है इसके बारे में कुछ अलग अलग विचार रखते हैं। पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय को लेकर ही सबसे पहले लोगों के बीच बहस विचार में रहता है। कुछ लोग का मानना है, जैसे सर जॉन मार्शल कौन थे? तो यह भारत के पुरातत्व के भारत के सर्वेक्षण विभाग के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे उस समय भारत के। इन्होंने कहा कि जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है यह 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के समय के बीच का यह सभ्यता है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहने वाले कितना पुराना है? यह 3250 से लेकर 2750 ईस्वी के बीच के यह लोग रहते थे। कुछ इतिहासकार हुए, एक हुए डीपी अग्रवाल। इन्होंने कार्बन डेटिंग विधि द्वारा बताया कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वह 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच का है। ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो अलग अलग समय बताते हैं। लेकिन इसके बारे में ऑफिशियली जो पुस्तक मानता है, जैसे NCERT, मेन रूप से हम इसी को आधार मानेंगे, NCERT जो लिखा हुआ है। तो NCERT में सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के ही समय को हम ऑफिशियली मानेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है, जो NCERT बताता है। यह समय के बाद कुछ यहाँ प्रशासन के आधार पर भी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। प्रशासन के आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का शासन चलता था, पुरोहित लोग शासन करते थे। कुछ लोग का मत है कि नहीं, यहाँ के जो है राजा शासन करते हैं, यानी कि क्षत्रिय शासन करते थे, क्षत्रिय। कुछ लोग का मत है कि नहीं, यहाँ पर जनता का शासन चलता था। तो कुछ लोग व्यापारियों को मानते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारियों का शासन चलता है। प्रशासन का मतलब क्या है कि जैसे अभी गांव में पंचायत में प्रशासन कौन करते हैं? तो मुखिया करते हैं। मुखिया प्रतिनिधि के रूप में जनता के माने जाते हैं। प्रशासन के तौर पर जो भी थानेदार में होते हैं, दरोगा थानेदार, वो लोग करते हैं। या फिर और ऊपर के लोग पर देखेंगे तो हर जगह विधायक हो जाते हैं, वार्ड हो जाएंगे, वार्ड मेंबर के बाद मुखिया सदस्य हो जाएंगे, विधानसभा के सदस्य। यह सभी लोग क्या है? जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय जनता के प्रतिनिधि कौन थे, इसको लेकर के भी विचार अलग अलग पाए गए हैं। आखिर उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में किसका अधिकार चलता था, कौन वहां शासन करता था? वर्तमान में भारत में शासन देख रहे हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए जो जनता चुनता है वो लोग शासन करें। हालांकि चलो लोकतंत्र है, वो बात अलग। मेन है कि वहां शासन कौन कर रहा है उस समय, अभी तो समझ रहे हैं। तो अलग अलग विचार आते हैं। कुछ का मानना है कि पुरोहित लोग शासन करते थे। पुरोहित कौन होते थे? तो हम पढ़ेंगे वैदिक काल में कि समाज हमारा 4 भागों में बटा हुआ था, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरोहित, क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। तो पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के समाज बटा हुआ था भारत में। तो उसी में सबसे जो ऊपर होते हैं, हेड होते हैं, सबसे ऊंचा, समाज के सबसे उच्च वर्ग पुरोहित वर्ग होते थे। वही लोग शासन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में।
तो कुछ लोग का मत है कि नहीं, क्षत्रिय लोग करते थे, क्योंकि क्षत्रिय का काम होता है जनता का सुरक्षा करना और संरक्षण करना। तो कुछ लोग जनता को मानते हैं कि लोकतंत्र जैसी व्यवस्था थी, जनता का शासन मानते थे, और कुछ लोग व्यापारियों को मानते हैं कि नहीं, व्यापारियों का शासन चलता था। तो इसको मत को लेकर के भी अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम क्षेत्र की बात करें कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और यह कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों का रीजन है, भारत और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई है। तो अगर बीच का हम बॉर्डर अगर इसको हटा देते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच का है, तो हम देख रहे हैं कि सबसे उत्तर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे महाराष्ट्र तक, और यहाँ उत्तर प्रदेश के आलमगीर स्थान है मेरठ में, यहाँ से लेकर के बलूचिस्तान तक के क्षेत्र तक यह फैला हुआ था। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि इससे प्रश्न कुछ कुछ आ जाते हैं इसके क्षेत्रफल से। तो सारा बात यहाँ हम देख लेते हैं। पहला इसका क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। वर्तमान में अगर कहा जाए तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो कि हिंद चीन का जो क्षेत्र है वह इतना ही फैला हुआ है, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसका आकृति से भी आया हुआ है क्वेश्चन कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है। तो देखने में तो लगता है कि 1 2 3 4 यह चतुर्भुज के आकृति का होना चाहिए, लेकिन जो एनसीईआरटी बोल दिया वही मानना रहता है। इसकी आकृति त्रिकोण है, आयताकार नहीं है, त्रिभुजा आकार की है, त्रिभुजा आकृति है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल कैसा है, कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 350 शहर प्राप्त हुए हैं, 350 शहर हैं। जैसे यदि हम पूछे कि वर्तमान में भारत में कितने शहर हैं, तो आप सही तरह से नहीं बता सकते हैं। आप जिला बता सकते हैं, आप राज्य बता सकते हैं, उसकी राजधानी बता सकते हैं, लेकिन शहर तो धीरे धीरे, गांव भी धीरे धीरे शहर में बदल गया है। तो सही एक्यूरेट आप नहीं बता सकते भारत में कितने शहर हैं, टाउन है। इस समय भी सही सही जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि कितने शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने शहर हैं। तो ऐसा अनुमानित 350 शहर सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं, जो कि अकेले गुजरात में 200 शहर अकेले गुजरात में देखने को मिला है। और बाकी जो कुछ शहर हैं, जो पाकिस्तान में कुछ कुछ शहर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बारे में हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के चौहद्दी से जैसा कि बताएं कि प्रश्न आता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में जो यहाँ पर देख रहे हैं, यह सबसे उत्तर का क्षेत्र है। सबसे उत्तर में यहाँ जो स्थान है वह क्या है? तो मांडा, क्या? मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। यह जम्मू कश्मीर में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो दक्षिण का स्थल है वह क्या है? दाइमाबाद, क्या? दाइमाबाद। यह गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी। और एक छोटी नदी है, उसका चर्चा नहीं हो पाता है। दाइमाबाद सबसे दक्षिण का क्षेत्र है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम का जो क्षेत्र है वह बलूचिस्तान में आता है, बलूचिस्तान। और यह दशक नदी के किनारे है, दशक नदी के किनारे स्थित है। और पूर्व का जो क्षेत्र है, यह पूर्व में, तो यह उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी, जो कि आलमगीरपुर जिला में पड़ता है, आलमगीरपुर। तो इस चौहद्दी से प्रश्न आए हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्व का क्षेत्र है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में। सबसे दक्षिण में है दाइमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। सबसे पश्चिम में है बलूचिस्तान, जो दशक नदी के किनारे है। और सबसे उत्तर में बसा हुआ है मांडा,
जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के एक जो सबसे एग्जाम में पूछा गया जो प्रश्न कि कौन कौन स्थल से प्रश्न आ चुके हैं, उन सब के बारे में एक एक स्थल शहर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लिए थे कि जो सर जॉन मार्शल भारत के क्या थे, तो पुरातत्व विभाग के प्रमुख बनाए गए थे। इन्होंने 1821 ईस्वी 1800 नहीं 1921 ईस्वी में दो भारतीयों को नियुक्त किया, एक रखालदास बनर्जी और दूसरा दयाराम साहनी। दोनों लोगों को ठेकेदार बना दिए कि जाइए आप इलाका में जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र है जहाँ पे मिलने की संभावना है कुछ पुराने वस्तुएं, कुछ पुरातत्व, खुदाई कीजिए और हमको बताइए कि क्या क्या मिल रहा है। तो दो भारतीय जो कि रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी दो भारतीय आते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं 1921 ईस्वी से। धीरे धीरे और भी इतिहासकार आते हैं जिनसे जो जितना मिल पाएगा उतना ही। इसके बाद जो इतिहासकार आते हैं खुदाई करते जाते हैं। तो अब हम एक एक स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं।